नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ बैठे हैं बद्री यादव सर, जो एडवाइज़र टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, रीजनल इम्प्लीमेंटेशन ऑफिसर। नमस्कार सर, आपका दूरदर्शन में स्वागत है। सर, आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं वो राजभाषा नीति है, तो क्या आप हमें उसके बारे में थोड़ा और बता सकते हैं कि क्या है? देखिए, जब हमारा देश आज़ाद हुआ, आज़ादी के बाद हमारा संविधान बना। संविधान बनने के पीछे तमाम तर्क आए और तमाम गहन चिंतन मनन के बाद हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया और हिंदी राजभाषा डिक्लेयर होने के बाद संविधान के कई अनुच्छेदों में कई तरह के प्रावधान किए गए और उसके तहत राजभाषा नीति बनाई गई कि कुछ काम जो है बाइलिंगुअल किए जाएंगे, कुछ काम हम सिर्फ हिंदी में करेंगे। इस तरह से कई तरह के प्रावधान किए गए और उसमें मुख्य रूप से जो राजभाषा नीति है, भारत सरकार राजभाषा विभाग की जो राजभाषा नीति है वो पेड़ा प्रोत्साहन पुरस्कार की है। लोगों को पेड़ा देना है, काम करने के लिए प्रोत्साहित करना है और जो लोग हिंदी में काम कर रहे हैं उनको नगद पुरस्कार दे करके या प्रशस्ति पत्र दे करके उनको सम्मानित करना है। सम्मानित करते हुए उनको राजभाषा में काम करने के लिए प्रोत्साहित करना है। तो ये मुख्य रूप से राजभाषा नीति ये है। राजभाषा नीति का मतलब प्रेरणा प्रोत्साहन पुरस्कार, मोटिवेशन, एनकरेजमेंट एंड अवार्ड। राजभाषा को बढ़ावा देने का उद्देश्य क्या है? राजभाषा को बढ़ावा देने का उद्देश्य ये है, जैसा कि हम लोग जानते हैं, विश्व में बहुत सारे देश हैं, उनकी अपनी अपनी राजभाषाएं हैं और उसी तरह से हमारे देश में भी हिंदी चूँकि घोषित राजभाषा तो है, लेकिन पूरी तरह से हिंदी में काम करने की स्थिति में आज हम अभी नहीं हैं, क्योंकि हमारे देश में भाषा के आधार पर कई राज्य बने हैं। आप दक्षिण भारत के 4 राज्यों को ले सकते हैं। पूर्व में पश्चिम बंगाल है, उड़ीसा है, पूर्वोत्तर के 8 राज्य हैं। तो यहाँ पर जो हिंदीतर भाषी राज्यों के रहने वाले लोग हैं, जो यहाँ के अधिकारी कर्मचारी हैं, जो सरकारी दफ्तरों में काम करते हैं, तो यहाँ पर हिंदी जानने वालों की संख्या पर्याप्त नहीं होती है। तो उद्देश्य ये है कि पूरे देश में जितने भी केंद्र सरकार से संबंधित कार्यालय हैं वहाँ पर राजभाषा हिंदी में कामकाज हो। तो राजभाषा हिंदी को बढ़ावा देने का मुख्य उद्देश्य यही है। सर, आप क्या बता सकते हैं राष्ट्रभाषा और राजभाषा में क्या अंतर है? बहुत सही प्रश्न आपने किया। बहुत सारे लोगों को संदेह रहता है कि राजभाषा क्या है, राष्ट्रभाषा क्या है। राजभाषा का सीधा अर्थ यह है, राजभाषा, राजकाज की भाषा, जो सरकार और जनता के बीच में संपर्क का काम, पत्राचार का काम जो भाषा करती है। न्यायालय प्रशासन और कोर्ट, न्यायालय प्रशासन की भाषा है। ये जो लोकसभा, राज्यसभा हैं, इनकी भाषा क्या हो। तो इस तरह से जो है हिंदी को राजभाषा का दर्जा तो मिल गया, लेकिन हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए मुख्य रूप से प्रशासन में हिंदी का प्रयोग हो, न्यायालयों में हिंदी का प्रयोग हो और ये जो हमारे संसद हैं उनमें हिंदी का प्रयोग हो। ये मुख्य रूप से इस तरह के प्रावधान हैं। मैं एक चीज़ बताना भूल गया। तो राजभाषा का मतलब ये है सरकारी कामकाज। तो कहाँ कहाँ पर जो है राजभाषा में काम हो मैंने बताया, लेकिन राष्ट्रभाषा ये है राष्ट्रभाषा, इसकी इंग्लिश है नेशनल लैंग्वेज। राजभाषा की इंग्लिश है ऑफिशियल लैंग्वेज। राष्ट्रभाषा पूरे देश को एकता के सूत्र में जोड़ती है। भाषाई परिदृश्य से, भौगोलिक दृष्टि से देश को एकता के सूत्र में बांधती है। और राष्ट्रभाषा वो है जिसमें ये आपका साहित्य भी आएगा, तमाम विधाएं आएंगी,
उपन्यास आएंगे, नाटक आएंगे, कहानियाँ आएंगी। इस तरह से ये राष्ट्रभाषा है। लेकिन राजभाषा सरकारी दफ्तरों में प्रयोग करने के लिए प्रयोग की जाती है। राजभाषा सरल भाषा में होनी चाहिए और जिसमें सारी भाषाओं के शब्द हों, सरल भाषा हो, सहज भाषा हो, सुबोध हो, जिसको लोग आसानी से समझ सकें। तो इस तरह से वह राजभाषा है। राष्ट्रभाषा जिसमें साहित्य हो, अलंकार हो, रस छंद हो, तो ये अंतर है। सर, राज्य भाषा नीति के पालन करते हुए सरकार दूसरी भारतीय भाषाओं को कैसे संरक्षण देती है? राजभाषा हिंदी को बढ़ावा देने के लिए मुख्य रूप से हिंदीतर भाषी राज्यों में जो भारत सरकार द्वारा वार्षिक कार्यक्रम जारी किया जाता है, तो उसमें कुछ अलग तरह के टारगेट दिए गए हैं। जैसे जो हिंदीतर भाषी राज्य हैं वो गौ क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, तो गौ क्षेत्र के अंतर्गत हिंदी पत्राचार का लक्ष्य कितना हो, टिप्पणियाँ कितनी हों और क्या क्या जो है मद हैं, किस तरह से उस पर जो है काम हो, क्या क्या जरूरी काम किए जाएं, इस तरह का उसमें जो है प्रावधान किए गए हैं। तो जो वार्षिक कार्यक्रम हमारा जारी किया जाता है उसमें गौ क्षेत्र के लिए पत्राचार का लक्ष्य 55% है, टिप्पणियों के लिए गौ क्षेत्र के लिए 30% का लक्ष्य है। बाकी जैसे आपकी वेबसाइट है, बाइलिंगुअल सभी क्षेत्रों के लिए बराबर हैं। तिमाही बैठकों का आयोजन करना है। जो नागरिक चार्टर बोर्ड हैं वो जनता की भाषा में होनी चाहिए, द्विभाषी में होने चाहिए। जो कोड मैनुअल हैं, फार्म है, प्रोसीडर लिटरेचर हैं, ये द्विभाषी में होने चाहिए। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। जी सर, राजभाषा नीति का पालन करते हुए सरकार दूसरी भारतीय भाषाओं को कैसे संरक्षण कर रही है? हाँ, बहुत सही आपने प्रश्न किया। ये हमारे संविधान के अनुच्छेद 351 में ये कहा गया है कि संघ का कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार बढ़ाए, उसका विकास करे, ताकि वह भारत की सांस्कृतिक तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके, सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके। और उसमें देश की जितनी भी संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाएं हैं उनके रूप, शैली, पदों आदि को आत्मसात करते हुए हिंदी की समृद्धि सुनिश्चित करें। ये अनुच्छेद 351 में कहा गया है। तो इसमें जितने भी हमारे देश की आधिकारिक भाषाएं हैं, संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाएं हैं, उनके संवर्धन की बात की गई है। उनको तरजीह देते हुए जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं, जो संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाएं हैं, उनको तरजीह देते हुए जो हमारी राजभाषा हिंदी है उसको बढ़ावा दें, उसकी अभिवृद्धि सुनिश्चित करें। इस तरह का उसमें उल्लेख किया गया है। सर, हिंदीतर भाषी राज्यों के लिए सरकार ने क्या प्रावधान किए हैं? देखिए, ये दो तरह के राज्य हैं, एक हिंदी भाषी हैं, दूसरे हिंदीतर भाषी राज्य। और राजभाषा की बात हम यहाँ पर करना चाहेंगे कि राजभाषा संघ सरकार की भाषा, केंद्र सरकार की भाषा। राज्य सरकारों की भी अपनी अपनी राजभाषाएं हैं, उनमें हिंदी राज्यों की राजभाषा तो हिंदी है, राज्य सरकार की भी। लेकिन जो हिंदीतर भाषी राज्य हैं, आप इंटायर साउथ को देख सकते हैं, दक्षिण भारत के राज्यों को, यहाँ नॉर्थ ईस्ट को, पूर्वोत्तर क्षेत्र को देख सकते हैं, इनकी अपनी अलग अलग राजभाषाएं हैं। किंतु केंद्र सरकार की जो राजभाषा है वो चाहे दक्षिण भारत हो, मध्य भारत हो या पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्य हों, वो सभी के लिए राजभाषा हिंदी ही है। उसका प्रयोग करना, उसके प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। जी सर, हम जानना चाहते हैं कि हिंदी के प्रयोग के लिए किन किन गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है? हाँ, ये जैसा कि आप लोग जानते हैं, राजभाषा हिंदी को बढ़ावा देने के लिए सरकारी स्तर पर बहुत सारे प्रयास किए जा रहे हैं। उसमें जैसे वर्ष में एक बार हिंदी पखवाड़ा का आयोजन किया जाता है। पखवाड़ा के दौरान विभिन्न तरह की प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है और बहुत सारे जो भी सरकारी अधिकारी कर्मचारी होते हैं उसमें भाग लेते हैं। जैसे प्रतियोगिताओं में मुख्य रूप से नोटिंग ड्राफ्टिंग प्रतियोगिता होती है, काव्य गोष्ठी का आयोजन होता है, वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन होता है, तात्कालिक भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। इस तरह से तमाम तरह की प्रतियोगिताओं का आयोजन करके और अंत में समापन
समारोह का आयोजन करके उसमें जो भी विजेता होते हैं उनको पुरस्कृत किया जाता है। इस तरह से उनको प्रोत्साहित किया जाता है। और इसके अलावा हिंदी पखवाड़ा के अलावा राजभाषा विभाग द्वारा क्षेत्रीय स्तर पर क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। अनेक तरह की तकनीकी संगोष्ठियों का आयोजन किया जाता है। कार्यालय स्तर पर कवि सम्मेलनों का आयोजन किया जाता है, संगोष्ठियों का आयोजन किया जाता है, सम्मेलनों का आयोजन किया जाता है। इस तरह हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए तमाम तरह की गतिविधियों का आयोजन किया जाता है। राष्ट्रीय स्तर पर भारत सरकार गृह मंत्रालय राजभाषा विभाग द्वारा अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का आयोजन किया जाता है, जिसमें पूरे देश से 10,000 से अधिक प्रतिभागी आते हैं और बहुत ही रुचिकर कार्यक्रम होता है। इस तरह से जो है अनेक तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। सर, हम ये जानना चाहेंगे कि पूर्वोत्तर भारत में हिंदी की अभी फ़िलहाल क्या स्थिति है? देखिए, पूर्वोत्तर भारत में मैं ये बताना चाहूँगी, यहाँ पर जो 2-3 लिपियाँ हैं तो उनकी लिपि देवनागरी ही है। जैसे बोडो है, बोडो की लिपि देवनागरी है। सिक्किम की जो लिपि है नेपाली, उसकी लिपि देवनागरी है। और अगरतला में एक जनजाति है, उनकी लिपि देवनागरी है। असमिया बांग्ला लिपि है जो हिंदी के काफ़ी निकट है। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि जो लिपियाँ हैं वो हिंदी के काफ़ी निकट हैं या हिंदी जैसी ही है, हिंदी है। इसके अलावा जो भाषाएं हैं, यहाँ की स्थानीय भाषाएं हैं, मुख्य रूप से असम की असमिया है, त्रिपुरा की बांग्ला है, नेपाल की नेपाली है और अरुणाचल प्रदेश में पूरी तरह हिंदी चलती है। इस तरह से यहाँ पर हिंदी का बहुत ही अच्छा माहौल आजकल जो है देखने को मिल रहा है। आप अरुणाचल प्रदेश में जाएंगे, सभी लोग जितने भी जनजाति लोग एक दूसरे से हिंदी भाषा में बातचीत करते हैं। जो भी बाहर से लोग जाते हैं वो वहाँ पर उनके साथ हिंदी में संवाद करते हैं, बातचीत करते हैं, तो बहुत ही आनंद का अनुभव होता है। आप असम में जाएंगे तो वहाँ मार्केट की भाषा हिंदी है, वहाँ के जन की भाषा हिंदी है, लोगों में रची बसी है और एक प्रधान भाषा का काम, संपर्क भाषा का काम कर रही है। अगरतला में जाएंगे, वहाँ भी हिंदी काफ़ी पॉपुलर है। हिंदी के कार्यक्रम दूरदर्शन आकाशवाणी में प्रसारित होते हैं। और मणिपुर में भी आप जाएंगे तो वहाँ पर भी हिंदी का प्रचलन है, काफ़ी लोग हिंदी में पठन पाठन कर रहे हैं। और इवन मेघालय में हम पहले से स्थिति बहुत अच्छी हुई है, तमाम युवक युवतियाँ हिंदी में पठन पाठन कर रहे हैं और बहुत ही अच्छा माहौल है। तो इस तरह से पूर्वोत्तर भारत में भाषाई स्थिति बहुत ही मजबूत इस समय दिखाई दे रही है। तो मुझे लगता है पूर्वोत्तर क्षेत्र देश के दूसरे क्षेत्रों की अपेक्षा बहुत ही अग्रणी भूमिका निभा रही है। इसमें मुख्य रूप से अगर हम अरुणाचल प्रदेश का नाम लें तो अरुणाचल प्रदेश हिंदीतर भाषी राज्य जितने भी हमारे देश में हैं उनमें सर्वश्रेष्ठ अरुणाचल प्रदेश होगा। वहाँ पर उनकी अपनी जन भाषाएं हैं, उनकी अपनी स्थानीय भाषाएं हैं, उसके बावजूद वहाँ पर हिंदी लोगों के बीच में संपर्क भाषा का काम करती है, समन्वय का काम करती है और पठन पाठन में भी वहाँ पर मैट्रिक स्तर तक हिंदी की पढ़ाई होती है। तो पूर्वोत्तर भारत में बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहाँ पर हिंदी में पठन पाठन की भी सुविधा प्रदान की गई है। इस तरह से यहाँ हिंदी का भविष्य बहुत ही अच्छा है, बहुत ही उज्ज्वलमय है। सर, हमारे दर्शकों को आप कुछ अगर बताना चाहें इस विषय से। मैं दर्शकों को ये बताना चाहूँगा, एक देश एक भाषा, जैसे विश्व के अनेक देश हैं उनकी अपनी प्रधान भाषाएं होती हैं जो अपनी भाषा पर गर्व करते हैं, उसी तरह हमारे देश में भी एक देश है तो एक राजभाषा होनी चाहिए और सभी लोग, राजभाषा तो हिंदी है ही, तो सभी लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी भाषा में प्रयोग करना चाहिए। संवाद के रूप में तो हिंदी एक प्रतिष्ठित भाषा है भारत देश में। लिखने में भी हिंदी भाषी राज्यों में इसका प्रयोग अधिक से अधिक हो रहा है और हिंदीतर भाषी राज्यों में भी इसका प्रयोग बढ़ा है। तो मेरा दर्शकों को यही संदेश है कि आप लोग अपने देश की पहचान के लिए, अपने देश की गरिमा के लिए
अपनी जो देश की घोषित राजभाषा है उसका सम्मान करते हुए राजभाषा हिंदी में कामकाज को बढ़ावा दें और अपना कामकाज कोशिश करें सिर्फ और सिर्फ हिंदी में हो। धन्यवाद। धन्यवाद सर, हमसे जुड़ने के लिए। आपने इस विषय को बहुत अच्छे से सब कुछ समझा दिया है। तो इसी के साथ हम आते हैं अपने कार्यक्रम के अंत में। हमारे YouTube चैनल DD मेघालय शिलोंग को लाइक और सब्सक्राइब करें। नमस्कार।